नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 28 जून 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत करेंगे। इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभाग, मंत्रालय, द हिंदू अखबार, इसी के साथ साथ पीआईबी से संबंधित जो प्रमुख समाचार हैं उनसे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अपने पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें साहित्य सम्राट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपना उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों से लड़ने वाली एक सन्यासी सेना का वर्णन किया गया था। आनंद मठ उपन्यास की अगर हम बात करें तो सन्यासी विद्रोह जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था उसके संबंध में इस उपन्यास में प्रमुख रूप से दिया गया है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखें, बंगाल में इनको साहित्य सम्राट की एक उपाधि से भी विभूषित किया गया है। 1882 में लिखे गए इस आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम गीत को भी शामिल किया था। आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख गीत के रूप में एक तरह से ये प्रसिद्ध हुआ। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार कांग्रेस के सेशन में इसे प्रमुख रूप से गाया गया था। आगे चलकर आज़ादी के बाद 24 जून 1950 को इसको भारत के नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून 1838 को हुआ था, तो बीते दिन 27 जून को बंकिम चंद्र जयंती थी। इसी के उपलक्ष्य में हमने यह प्रश्न आपके लिए लिया था। अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों को उत्पादित विद्युत के कुल अंश में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ताप विद्युत क्षेत्र, दूसरा पन विद्युत क्षेत्र, तीसरा नाभिकीय विद्युत क्षेत्र, चौथा पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब हम ऊर्जा के अलग अलग स्रोत की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से भारत में अगर हम देखें तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, यह भारत में ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक एक तरह से है और प्रमुख रूप से यह ताप विद्युत का उत्पादन करता है। भारत में तापी ऊर्जा को अगर हम देखें तो कोयले के अलग अलग प्रकार, लिग्नाइट कोयला, गैस और डीजल, इनका उपयोग किया जाता है। तो हमारी कुल ऊर्जा में तापी ऊर्जा अगर हम देखें तो 61.3% योगदान करती है। जब हम जल विद्युत की बात करते हैं तो ये लगभग योगदान करता है 12.2%। परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 1.8%। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों में, जिसमें छोटी जल विद्युत परियोजनाएं, इसी के साथ साथ बायोमास से जो भी उत्पादन हो रहा है, यानी जैविक रूप से जो भी एक तरह से ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, वेस्ट पावर की बात करें, यानी जो भी वेस्ट या कचरा होता है उससे बिजली उत्पादन, इसी के साथ साथ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो जब हम बात करते हैं पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों की तो ये 24.8% बनाता है। यानी रैंकिंग में हम देखें तो पहले तापी ऊर्जा आती है, उसके बाद आपका नंबर आ जाता है पुनः प्राप्य ऊर्जा का, और तीसरे नंबर पर एक तरह से पहुंचती है आपका हाइड्रो, और चौथे पर आ जाता है परमाणु ऊर्जा। इसी क्रम को अगर हम देखें तो हमें अवरोही क्रम में लगाना है, यानी एक तरह से घटते हुए क्रम में लगाना है। अगर हम अवरोही क्रम को यहाँ पर 1 2 3 जो दिए गए हैं विकल्प, उनके अनुसार अगर हम लगाएं तो हमारा क्रम हो जाएगा C 1 4 2 3। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेगा। ध्यान रखें, यहाँ पर मुख्यमंत्री एक तरह से चुन सकते हैं कि किन व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अंतिम रूप से अगर आप देखें तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, तो ये पूर्ण रूप में सही नहीं है। मुख्यमंत्री सलाह जरूर दे सकता है कि मंत्रिपरिषद में कौन व्यक्ति होंगे, अंतिम रूप में जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की जो लिमिट 15% रखी गई है, ये 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में की गई थी। किसी राज्य में विधानसभा विधान परिषद मान लीजिए दोनों हैं या एक ही है केवल विधानसभा, और जो भी व्यक्ति मंत्री बना है अगर वो वहां पर सदस्य नहीं है तो वो मंत्री के पद पर रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत। तो आंसर आपका है बी, केवल 2 और 3। यहाँ पर यह प्रश्न हमने मुख्यमंत्री, उसके अलावा मंत्रिपरिषद और उनकी नियुक्ति के संबंध में जो स्थितियां हैं उनको लेकर पूछा है। चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मारिब किस देश में स्थित है? तो मारिब को लेकर वर्तमान में एक जो लड़ाई है वो चल रही है यमन में। तो आंसर आपका है डी, यमन। अगर हम वर्तमान संघर्ष यमन में देखें तो इसके पहले इसी वर्ष के शुरुआत में फरवरी में भी काफी बड़ी लड़ाई यहाँ पर हो चुकी है। अगर हम यमन की बात करें तो ये जो इलाका यमन का है, यानी जो पूर्वी भाग है, वो एक तरह से यमन की सरकार के नियंत्रण में है, जिसको सऊदी अरब की तरफ से समर्थन है। अगर हम दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम भाग की बात करें तो यहाँ पर यूएई के समर्थन से जो रेबल हैं, विद्रोही, उनका एक तरह से नियंत्रण है।
प्रमुख रूप से अगर हम उत्तरी भाग की बात करें तो यह क्षेत्र उत्तरी और खासतौर से जो पश्चिमी क्षेत्र है, आप ध्यान रखें यमन की राजधानी जो सना है ये भी इस समय विद्रोहियों के नियंत्रण में है, जिनको हाउथी विद्रोही कहा जाता है। तो ये जो हाउथी विद्रोही हैं इनको प्रमुख रूप से ईरान की तरफ से समर्थन प्राप्त है। यमन की वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो उत्तरी भाग में मारिब एक प्रमुख क्षेत्र है जो उनके नियंत्रण में बचा हुआ है, और इसको नियंत्रित करने के लिए जो हाउथी विद्रोही हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो मारिब में एक बड़ा संघर्ष हुआ है। डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं, जिसमें यूपीएससी की विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाते हैं। आज हम 2011 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को लेकर आए हैं। प्रश्न हम देखते हैं, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ से उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? आप ध्यान रखें जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल का पृथ्वी से लगता हुआ जो सबसे पहला एक तरह से जो भाग है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। जब हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल का लगभग बड़ा हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है। इसी के साथ साथ मौसम की प्रमुख घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल का भाग है, जो लगभग एक तरह से अगर हम औसत 15 किलोमीटर की ऊंचाई मान लें क्षोभ मंडल की और 50 किलोमीटर की लिमिट समताप मंडल की, तो इसके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हवा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि हवा का बहुत विक्षोभ ऐसी स्थिति नहीं होती है जो स्थिति एक तरह से क्षोभ मंडल में बनती है। इसीलिए जेट विमान की अगर हम बात करें तो वो समताप मंडल के जब निचले भाग में एक तरह से गति करते हैं तो उनको बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। तो पहला विकल्प हम देखते हैं, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो जल वाष्प और बादल की अगर हम बात करें तो लगभग अनुपस्थित होते हैं। कभी कभी किसी भी तरह का अगर वायु का तीव्र प्रवाह होता है तो कुछ बादल और जलवाष्प इस क्षेत्र के निचले भाग में हो सकते हैं, अन्यथा इनकी लगभग अनुपस्थिति रहती है। तो ये जेट विमान के उड़ान में एक तरह से विरोध की स्थिति को कम से कम रखते हैं। दूसरा, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं चलती हैं, तो एक तरह से हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर पवन का जो गति है वो यहाँ पर लगभग आपका समाप्त रहता है। इस कारण से भी जेट विमान को किसी तरह का प्रतिरोध नहीं मिलता है और उनके लिए गति करना काफी आसान होता है। तो दोनों ही कारण यहाँ पर सही है। तो आंसर आपका सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। डेली क्विज के तीसरे भाग में हम देखें तो आज के प्रमुख तथ्य की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। आज हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखें, भारत के जो आईटी मिनिस्टर हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनका ट्विटर की तरफ से जो अकाउंट है कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और आरोप यह लगा था कि डीएमसीए जो कानून है उसका एक तरह से उल्लंघन हुआ है। जब हम डीएमसीए कानून की बात करते हैं तो इसे डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कहा जाता है और यह 1998 में अमेरिका में पारित किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि इंटरनेट पर जो बौद्धिक संपदा है उसको कैसे मान्यता दी जाए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की तरफ से, जिसको शॉर्ट में वाइपो भी कहा जाता है, इसकी तरफ से 2 प्रमुख संधियां एक तरह से संचालित की जाती हैं। इन संधियों के माध्यम से इंटरनेट पर जो भी सामग्री है उसको संरक्षित किया जाता है बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए, और इसीलिए इसको इंटरनेट संधियां भी कहा जाता है। आप ध्यान रखें, इसे कॉपीराइट संधि पहली और दूसरी परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम संधि, इन दोनों संधियों को अगर हम देखें तो भारत इसका भाग है। डीएमसीए का ये जो नोटिस भेजा गया है रविशंकर प्रसाद को, और जिसके कारण से ट्विटर ने उनका अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था, तो उसका कारण ये माना जा रहा है कि उनके द्वारा ए.आर. रहमान का एक गाना माँ तुझे सलाम उसको शेयर किया गया था और उसके ऊपर सोनी म्यूजिक कंपनी है उसकी तरफ से एक तरह से आपत्ति जताई गई। तो यहाँ पर इसी को लेकर एक तरह से विवाद है। तो प्रमुख रूप से ये जो डीएमसीए एक तरह से आप कानून की बात करें अमेरिका का, तो ये इंटरनेट पर जो सामग्री है उसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित करता है। अगर हम वाइपो के संबंध में अन्य सूचनाएं देखें, वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच इस वाइपो संगठन के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 193 सदस्य हैं और ध्यान रखें संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है और स्ववित्त पोषित एजेंसी है। इसके गठन की अगर हम बात करें तो 14 जुलाई 1967 को स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हस्ताक्षर किया गया था जिसको वाइपो कन्वेंशन कहा जाता है, जो 1970 में लागू हुआ और 1979 में इसमें संशोधन किया गया। तो अंतर सरकारी संगठन है और 1974 में यह संयुक्त राष्ट्र में एक तरह से विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करने लगा, जिसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रमुख रूप से संरक्षण किया जाता है।
1970 से अगर हम पहले देखें तो बौद्धिक संपदा को एक तरह से संरक्षित करने के लिए 1883 में औद्योगिक संपत्ति के लिए संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन था और 1886 का साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन। तो ये दोनों कन्वेंशन को एक तरह से 1893 में मिलाया गया और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो एक तरह से स्थापना की गई। 1970 में यही जो अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है एक तरह से वाइपो का कन्वेंशन, जिसको 1967 में हस्ताक्षर किया गया था स्टॉकहोम में, उसके आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित हुआ और वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने का कार्य करता है। वर्तमान में अगर हम वाइपो की बात करें तो 26 अलग अलग संधियां हैं जो इसके द्वारा प्रमुख रूप से संचालित की जाती हैं। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि वाइपो के द्वारा इनसीड और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है और इसकी वार्षिक रैंकिंग दी जाती है। 2020 की जो रिपोर्ट थी ये इनकी 13वां संस्करण था। इस 13वें संस्करण में अगर हम देखें तो 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। भारत की अगर हम रैंक देखें तो 48 थी। पहले अगर हम टॉप 3 में देखें तो पहले पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर यूएसए था। ये हमारा 28 जून 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।